This conference will now be recorded. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है जी आप लोग खैरियत से हैं। अपने आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करने जा रहे हैं, मीटिंग्स एंड रेजोल्यूशंस। और हमारे आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कंपनी मीटिंग्स। ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी मुख्तलिफ किस्म की मीटिंग्स होल्ड करनी पड़ती हैं और होल्ड होती रहती हैं। कंपनी में होने वाली मीटिंग्स को अगर हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो दो बनती हैं, मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स और मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स। अगर हम इनको अब फर्दर क्लासिफाई करें, फर्दर सब डिवाइड करें, तो डायरेक्टर्स की जो मीटिंग्स हैं उसके फिर दो टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं बोर्ड मीटिंग्स। ये वो मीटिंग है कि जिसमें तमाम के तमाम डायरेक्टर्स शिरकत करते हैं। दूसरी है कमेटी मीटिंग्स। कमेटी मीटिंग से मुराद आप ये ले सकते हो कि कुछ डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल कमेटीज बना दी जाती हैं, जैसे कि ऑडिट कमेटी, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स कमेटी, रेम्यूनरेशन कमेटी, नॉमिनेशन कमेटी, रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से ही दो दो तीन तीन डायरेक्टर्स को एक टास्क दिया जाता है, स्पेसिफिक टास्क, और उनकी एक कमेटी बना दी जाती है, उनको एक टाइटल दे दिया जाता है। जिस तरह के अभी मैंने चंद एक कमेटीज के नाम आपको प्रोनाउंस किए। मिसाल के तौर पे ह्यूमन रिसोर्स कमेटी में अगर 3 डायरेक्टर्स हैं, तो जब ये तीनों डायरेक्टर्स अपनी मीटिंग कर रहे होंगे, यानी जो टास्क इन्हें दिया गया था उससे मुतालिक, तो इन तीनों डायरेक्टर्स की मीटिंग को कमेटी मीटिंग का नाम दिया जाएगा। इसी तरह अगर कोई 2 डायरेक्टर्स पर मुश्तमिल रिस्क मैनेजमेंट कमेटी थी, तो इनको ये स्पेसिफिक टास्क दिया गया है, तो जब ये अपनी मीटिंग कर रहे होंगे तो इनकी मीटिंग को बोर्ड मीटिंग नहीं कहा जाएगा बल्कि कमेटी मीटिंग कहा जाएगा। तो ये हो गया जी आपका कमेटी मीटिंग। अच्छा, अब आते हैं मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स की तरफ। मेंबर्स की मीटिंग्स की 2 कैटेगरीज हैं। पहली का नाम है जनरल मीटिंग्स और दूसरी का नाम है क्लास मीटिंग्स। तो पहले देखते हैं जनरल मीटिंग्स। जनरल मीटिंग्स से मुराद वो मीटिंग्स हैं कि जिसमें कंपनी के वो सारे मेंबर्स शरीक हो सकते हैं कि जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत मीटिंग अटेंड करने के एंटाइटल्ड हैं और यहाँ वोट कास्ट करने के भी एंटाइटल्ड हैं। तो ऐसी मीटिंग्स को कहते हैं जनरल मीटिंग्स। अब इसकी 3 अकसाम हैं। पहली का नाम है स्टैट्यूटरी मीटिंग, दूसरी का नाम है एनुअल जनरल मीटिंग, जिसे हम एब्रिविएशन में एजीएम भी कहते हैं, और तीसरी का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, जिसे ईजीएम भी कहा जाता है। ठीक है, तो जनरल मीटिंग्स की ये 3 टाइप्स हैं। और जनरल मीटिंग्स की जो डेफिनेशन मैंने अभी आपको की है वो जरूर याद रखिएगा, अपने जहन में रखिएगा कि जनरल मीटिंग को इन तीनों में से किसी भी कैटेगरी की हो, इन तीनों में से किसी भी टाइप की हो, जनरल मीटिंग से मुराद वो मीटिंग है कि जिसमें वही मेंबर्स शरीक हो सकते हैं कि जिन्हें आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के तहत जनरल मीटिंग अटेंड करने का और वोट कास्ट करने का यहाँ पे राइट दिया गया। अच्छा, इसके बाद है क्लास मीटिंग। क्लास मीटिंग से मुराद वो मीटिंग है कि जिसमें किसी एक पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स जो हैं वो शरीक हो सकते हैं। आपको याद है हमने इससे पहले एक चैप्टर के अंदर जब क्लासेस ऑफ शेयर्स पढ़ी थी, तो वहां पे हमने ये टॉपिक पढ़ा था कि एक कंपनी के क्लासेस की
एक कंपनी के शेयर्स की क्लासेस हो सकती हैं, जैसे ऑर्डिनरी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, और फिर इनको फर्दर आगे क्लासिफाई किया जा सकता है। कंपनी के शेयर्स की काइंड्स हो सकती हैं, काइंड्स की फर्दर क्लासेस हो सकती हैं। तो जैसे एक क्लास है प्रेफरेंस शेयर्स, तो जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अपनी मीटिंग कर रहे होंगे तो इनकी मीटिंग को क्लास मीटिंग का नाम दिया जाता है। जनरल मीटिंग्स जो हैं इनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन चेयर करता है, मतलब प्रिजाइड करता है, और दीगर तमाम डायरेक्टर्स जनरल मीटिंग्स अटेंड करते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि जनरल मीटिंग्स में डायरेक्टर्स में से फकत वही डायरेक्टर्स वोट दे सकते हैं कि जो मेंबर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन जब ये डायरेक्टर्स जो मेंबर्स हैं उस वक्त जो मेंबर्स भी हैं, तो जब ये लोग मीटिंग में वोट दे रहे होंगे तो उस वक्त इनकी हैसियत एक मेंबर की होगी, तो एज अ मेंबर उस वक्त ये वोट दे रहे होंगे। जी जरा बता दीजिए, यहां तक समझ आ गया? बताइए जी, यहां तक अब तक जितनी हमने डिस्कशन की है। ओके जी, आगे चलते हैं। जनरल मीटिंग्स की 3 टाइप्स अभी भी हमने उनका नाम पढ़ा, तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं जी। तो जनरल मीटिंग की पहली जो टाइप थी वो थी स्टैट्यूटरी मीटिंग। तो आप डिस्कस करते हैं कि ये किस किस्म की मीटिंग है। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि ये आमतौर पे एक कंपनी के इनिशियल फेज में होने वाली ये मीटिंग है। इनिशियल, इब्तिदा में, आगाज में पहली बाकायदा मीटिंग आप इसको कह सकते हैं, जो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि ये होल्ड की जाए। जाहिर सी बात है, ये चूंकि इनिशियल मीटिंग है, इनिशियल फेज में हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि इस मीटिंग में जो इनिशियल कुछ परफॉर्मेंस है, कारकर्दगी है, जो कुछ अचीवमेंट्स हैं, उनको यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। तो ये एक तो जुमले मैंने मुनासिब समझा कि आपको बता दूं स्टैट्यूटरी मीटिंग के पस मंजर के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में। अब जरा इसको डिटेल से देखते हैं। पहले तो ये हमें बात जहन में रखनी है कि किस किस्म की कंपनी के लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट है। तो इस सवाल का जवाब ये है कि हर पब्लिक कंपनी हैविंग अ शेयर कैपिटल, उसे ये स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करनी है। अच्छा, बाय द वे, अगर एक कंपनी ने अपनी जो फर्स्ट एजीएम है उसके बारे में फैसला किया कि हम ये पहले होल्ड कर लेते हैं, तो इस सूरत में फिर स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, इसी तरह एक और कंपनी है, ये याद रखिएगा, इस तरह भी एग्जाम में सवाल आ जाता है, आ भी सकता है आपकी दफा भी, कि जी कौन सी कंपनीज है कि जिनके लिए स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये जरा दोनों पॉइंट्स याद रखिएगा। ये पहला मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा पॉइंट अब बताने लगा हूं। अगर एक प्राइवेट कंपनी थी जो एज अ प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई, लेकिन प्राइवेट कंपनी के तौर पे इनकॉर्पोरेट होने के 1 साल के बाद इसने अपने आप को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करवा लिया। तो अगर एक प्राइवेट कंपनी को कन्वर्ट करवा लिया जाए 1 साल के बाद पब्लिक कंपनी में, तो ये जो अब पब्लिक कंपनी है जो कि पहले प्राइवेट थी, ये जो पब्लिक कंपनी है इसके लिए भी आ, ये रिक्वायरमेंट नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने वाली। अच्छा जी, तो ये दोनों एक्सेप्शनल केसेस जरा जरूर ज़हन नशीन कीजिएगा। अच्छा, अब आ जाते हैं कि स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की टाइम लिमिट क्या है, कितने टाइम पीरियड के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना जरूरी होता है। तो इसमें लॉ ने कहा कि अब तो ये 2 टाइम्स यहाँ पे गिवन है, इन दोनों में से जो वक्त पहले हो जाए, ठीक है। तो पहला है कि कंपनी की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है
उससे ऑनवर्ड्स 180 दिनों के अंदर अंदर, या डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी से ऑनवर्ड्स 9 मंथ्स के अंदर अंदर, विच एवर इज अर्लियर। इन दोनों में से जो वक्त पहले हो जाए तो फिर उस टाइम के अंदर अंदर स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना होगी। अब हम इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं एग्जांपल्स के साथ। एग्जांपल नंबर 1 देखते हैं जी। एक पब्लिक कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई 3 जनवरी को, और इसको बिजनेस कमेंस करने की इजाजत दे दी गई कि ये 25 अप्रैल से बिजनेस कमेंस कर सकती है। सो अब 2 डेट्स आपके सामने हैं, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 3 जनवरी और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, जिस दिन से बिजनेस कमेंस कर सकती है, वो 25 अप्रैल। तो ये 2 डेट्स आपके सामने हैं। तो इस अबव गिवन टाइम लिमिट के मुताबिक हम जरा कैलकुलेट करते हैं कि इसे अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग कब होल्ड करना है। तो चूंकि हमने पढ़ा कि दोनों में से जो टाइम पहले हो रहा हो, तो उसमें आप देखें कि कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से ऑनवर्ड्स जो 9 मंथ्स का टाइम है वो पहले हो रहा है, ठीक है, यानी 3 अक्टूबर। और कंपनी की जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, यानी कि 25 अप्रैल, यहां से 180 दिन काउंट करें तो वो जाके बन रहे हैं 22 अक्टूबर को। तो ये डेट बाद में बन रही है। तो इसका मतलब है जो वक्त पहले हो रहा है उस डेट तक, तो 3 अक्टूबर तक इसे अपनी स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करना है। जरा बता दीजिए ये पॉइंट समझ आ गया आप लोगों को, टाइम लिमिट वाला, ये जो एग्जांपल अभी डिस्कस किए मैंने। ओके जी। इसके बाद एक और एग्जांपल है, इसको भी देखते हैं। एक पब्लिक कंपनी जिसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन 7 जनवरी है और इसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट है ऑफ बिजनेस ये 22 फरवरी है। तो यहां पे आप देखें 7 जनवरी ये है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और 22 फेब ये है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो अब आप जरा कैलकुलेट करके देखें कि पहले टाइम पीरियड कौन सा हो रहा है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, इन दोनों में से पहले टाइम कौन सा हो रहा है जी, बता सकते हैं? वैसे आपके सामने मौजूद है, लिखा भी हुआ है। एक टाइम बन रहा है 21 अगस्त और एक टाइम बन रहा है 7 अक्टूबर जी। तो यहां पे आप देखें कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की जो डेट थी जी, बिल्कुल वहां से 180 डेज का जो टाइम लिमिट है वो पहले पूरा हो गया। तो 31 अगस्त का टाइम चूंकि पहले हो रहा है, लिहाजा इस सिचुएशन में जो स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड करने की टाइम लिमिट है वो 21 अगस्त तक है। तो 21 अगस्त तक स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड हो जानी चाहिए, ठीक है। जिस तरह बता दें इसके बारे में बच्चों। ओके जी। तो ये दोनों एग्जांपल्स आपने जरूर याद करनी है अच्छे तरीके से, जिससे हमें ये टाइम लिमिट वाला पॉइंट याद रहेगा एग्जांपल्स की मदद से। ये 1-2 प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपके लिए भी मैं रेफर कर रहा हूँ, खास तौर पे ये वाला, ठीक है। अभी क्लास के फौरी बाद इसको सॉल्व कीजिएगा। 2 एग्जांपल्स हमने अभी पढ़ लिए क्लास में।
अच्छा जी, इसके बाद है नोटिस। स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस डेट ऑफ मीटिंग से एटलीस्ट 21 डेज पहले तमाम इंटाइटल्ड मेंबर्स को सेंड किया जाएगा। और सिर्फ नोटिस नहीं, बल्कि नोटिस के साथ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी भी। ठीक है, अच्छा चलें जी, ये तो समझ आ गया कि डेट ऑफ मीटिंग से कम 21 दिन पहले स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस भेजना है। लेकिन ये क्या चीज है, ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट की कॉपी। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट क्या चीज है? तो अब आप नेक्स्ट देखें, ये टॉपिक शुरू हो गया है, कंटेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। तो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट दरअसल वो रिपोर्ट है कि जो स्टैट्यूटरी मीटिंग में पेश की जानी होती है और इसे यहाँ पे कंसिडर किया जाना होता है। ठीक है, तो जरा देख लें कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के कंटेंट्स क्या क्या है, इसमें कौन कौन सी इंफो दी गई होती है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि टोटल नंबर ऑफ शेयर्स जो अलॉट किए गए कंपनी की तरफ से वो। और इसमें हमने एक चीज वाजे करनी है कि डिस्टिंग्विशिंग शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश, यानी अगर कैश के अलावा कोई और कंसिडरेशन रिसीव करके कंपनी ने उसके बदले में किसी को शेयर्स दिए हैं तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखना होगा। मिसाल के तौर पे किसी से कोई एसेट लेके, कोई मशीनरी लेके, कोई प्लॉट लेके उसको उतनी मालियत के शेयर्स अगर दिए हैं, जिसे हम कहते हैं शेयर्स अलॉटेड अदर देन इन कैश। ठीक है, तो इसके बारे में भी यहाँ पे लिखना होगा कि वो कितनी कॉन्सेंट्रेशन के बदले में वो शेयर्स दिए गए हैं। जी बता दीजिए, पहला पॉइंट समझ आ गया? कम ऑन जल्दी से बताइए। अच्छा, दूसरा पॉइंट है कि टोटल अमाउंट ऑफ कैश रिसीव्ड अगेंस्ट द शेयर्स अलॉटेड। वेरी सिंपल पॉइंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। An abstract of receipts and payments made up to a date within 15 days of date of the report। अच्छा, अब वो कहता है कि एब्स्ट्रैक्ट से मुराद, आप अगर आसान लफ्ज में आपको समझाऊं तो समरी कह लें आप, अ समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। अब ये जो टाइम लिमिट लिखी हुई है, इसका मतलब क्या है? तो ये ऊपर मैंने एग्जांपल देखे हैं, इसके जरिए आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पर जो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है, ये 15 तारीख को बनाई जानी है। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट 15th को, 15 तारीख को ये बनाई जानी है और इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स भी लिखनी है। तो सवाल पैदा होता है किस डेट तक की रिसीट्स एंड पेमेंट्स के बारे में हमने इस रिपोर्ट में लिखना है। तो वो कहता है कि कोशिश तो ये करें कि जिस तारीख को रिपोर्ट बनाई जा रही है इससे पहले कोई एक डेट करीब करीब, जैसे कोशिश करें 11 तारीख तक की जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं उसके बारे में आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिख दें। नहीं तो चले 15 से पहले 14, 13, 12, 11, 10। ठीक है, तो मिसाल के तौर पे 10 तारीख तक की जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स हैं उनका हमने एक एब्स्ट्रैक्ट बनाया कि 10 तारीख तक इतनी पेमेंट्स आई, इतने पैसे खर्च हुए। और फिर इस एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स को ये जो 15 तारीख को रिपोर्ट तैयार की जा रही है इसमें लिख दिया जाएगा। ठीक है, तो ये 15 दिन से ज्यादा कि किसी एक डेट पे ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पे 15 तारीख को अगर आप बना रहे हो स्टैट्यूटरी रिपोर्ट, तो ऐसा ना हो कि पिछले महीने की 15 तारीख या 20 तारीख या 25 तारीख तक की रिसीट्स ऑफ पेमेंट्स के बारे में आप स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में लिख रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए, फिर बहुत लेट हो जाएगा। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर 15 तारीख को आप रिपोर्ट बना रहे हो तो
15 तारीख से पहले किसी एक डेट तक, जैसे कि मैंने अभी कहा कि अगर 14 तारीख तक की आप रिसीट्स एंड पेमेंट्स का हिसाब बना लेते हो, एक समरी तैयार कर लेते हो, तो ये तो दी बेस्ट है ना, ये तो इंतहाई अपडेटेड होगी। ठीक है, लेकिन चले 14 नहीं 13 कर लें, 12 कर लें, 11 कर लें, 10 कर लें, कि इस एक डेट तक की जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स की एब्स्ट्रैक्ट है, जो समरी है, वो बना के तो फिर उसको इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। अच्छा, आप जरा मुझे बता दें, ये समझ आ गया पॉइंट? थोड़ा सा शायद ट्रिकी था, जरा बता दें ये पॉइंट समझ आया? एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स वाली बात समझ आई जी? आवाज आ रही है? चलिए, ओके हो गया। अच्छा, इसके बाद है कि अच्छा जी, अगर कोई अभी शाये कर रहा है तो नो प्रॉब्लम, लेक्चर के एंड पे, ठीक है, भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको टाइम दूंगा, अभी आप नोट कर लें। अगर कोई बाद में पूछना चाहता है तो लेक्चर खत्म होने के बाद भी आप पूछ सकते हैं। डोंट शाय, डोंट हेजिटेट, ठीक है, हर पॉइंट आपने क्लियर करके जाना, ओके। अच्छा, अब इसी के साथ ही वो देखें, वो कह रहा है कि ये जो हम रिपोर्ट, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट जो हम बना रहे हैं, कि जिस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हमने एब्स्ट्रैक्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स लिखनी है, इसमें अलग अलग हेडिंग्स के तहत हम कुछ इंफॉर्मेशन देंगे। अलग अलग हेडिंग्स कौन कौन सी बनाएंगे? रिसीट्स फ्रॉम शेयर्स, डिबेंचर्स एंड अदर सोर्सेज, कितने पैसे शेयर्स के नतीजे में हासिल हुए, कितने पैसे डिबेंचर्स के नतीजे में हासिल हुए, और अदर सोर्सेज से कितने पैसे हासिल हुए, ठीक है। इसी तरह जो पेमेंट्स की गई हैं वो कितनी की गई हैं, बैलेंस रिमेनिंग इन हैंड कितना है, और इसके बाद एन अकाउंट और एस्टिमेट ऑफ द प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस ऑफ द कंपनी, कंपनी के प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस के बारे में भी यहाँ पे हम लिखना है, ठीक है। और ये भी लिखना है कि अगर कोई कमीशन पे किया गया है या पे किया जाना है ऑन इशू ऑफ शेयर्स और डिबेंचर्स, तो वो कितना है वो कमीशन, उसकी अमाउंट के बारे में भी यहाँ पे लिखना है। अच्छा, इसके बाद आ जाए, नेक्स्ट पॉइंट है कि कंपनी के डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, कंपनी सेक्रेटरी, ऑडिटर्स, लीगल एडवाइजर जो हैं, इनके नेम्स, एड्रेसेस, ऑक्यूपेशंस, इन लोगों के, ये भी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में हम लोग मेंशन कर रहे हैं। और अगर इन पर्टिकुलर में कोई चेंज आया तो उस चेंज को भी यहाँ मेंशन कर रहे हैं। अगर कोई चेंज आया है सिंस इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, तो उसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर कंपनी ने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था और उस कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर्स को मॉडिफाई किया जाना है, चेंज किया जाना है, कि जिसके लिए मीटिंग की अप्रूवल रिक्वायर्ड है, ठीक है, तो फिर उस कॉन्ट्रैक्ट के पर्टिकुलर्स भी यहाँ पे लिखने होंगे टुगेदर विद प्रपोज्ड मॉडिफिकेशन। अगर कोई मॉडिफिकेशन करनी थी तो फिर वो भी यहाँ पे लिखनी होगी। इसके बाद है कि अगर कोई अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसी के साथ किया है तो उसको यहाँ पे लिखना होगा। अब अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, मैं आपको जरा ब्रीफ वर्ड्स के अंदर ये समझा देता हूँ। अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? समटाइम्स ऐसा होता है कि कंपनी शेयर्स की इश्यूएंस से पहले थोड़ा सा आप कह लें खदशा हो सकता है कि पता नहीं जितने शेयर्स हम ऑफर कर रहे हैं ये सारे के सारे शेयर्स लोग खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे, दिलचस्पी लेंगे कि नहीं लेंगे। तो इस खदशे के पेश नजर बाज़ औक़ात कंपनी किसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लेती है। इस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में वो पार्टी कंपनी से प्रॉमिस करती है कि आप
इशू करें शेयर्स, जितने तो शेयर्स सब्सक्राइब हो गए ठीक है, जितने शेयर्स बाकी बच गए वो फिर हम आपसे खरीद लेंगे। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट। जरा बताएं अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट के बारे में समझ आई? बता दें भाई। ओके, तो ये अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट अगर किया था तो उसके बारे में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर अंडरराइटिंग कॉन्ट्रैक्ट कैरी आउट नहीं हुआ तो उसके रीजंस क्या हैं, ये भी यहाँ पे लिखना होगा। इसके बाद है कि कोई कमीशन या ब्रोकरेज अगर पे किया गया या पेएबल है, ठीक है, फॉर द इशू ऑफ शेयर्स टू एनी डायरेक्टर, चीफ एग्जीक्यूटिव, सेक्रेटरी और ऑफिसर और टू अ प्राइवेट कंपनी ऑफ विच ही इज अ डायरेक्टर। तो इनमें से किसी को अगर कोई कमीशन या ब्रोकरेज पे किया गया, ठीक है, फॉर द इशू ऑफ शेयर्स, तो उस कमीशन और ब्रोकरेज की अमाउंट के बारे में भी यहाँ पे लिखना। अच्छा, इसी तरह स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में कंपनी के जो अफेयर्स हैं, जो मामलात हैं, जिसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ कंपनीज अफेयर्स। तो कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स, कंपनी के अफेयर्स की हालत, कंपनी के मामलात कैसे हैं सिंस इट्स इनकॉर्पोरेशन। कंपनी की इनकॉर्पोरेशन से लेके अब तक, मतलब जिस लम्हे ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाई जा रही है, इस स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बनाने की तारीख तक ओवरऑल कंपनी के हालात कैसे रहे, कंपनी का आगाज कैसा रहा, ठीक है, स्टेट ऑफ अफेयर्स कैसी है कंपनी की, तो इसके बारे में एक ब्रीफ अकाउंट, यानी कंपनी का स्टार्टअप कैसा रहा, आगाज कैसा रहा, ठीक है, क्या प्रोग्रेस हुई, बिजनेस कितना चला, ये, और बिजनेस प्लान क्या है आइंदा के लिए, इंक्लूडिंग एनी चेंज और प्रपोज्ड चेंज कि जो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। और इसी तरह कंपनी के बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स क्या हैं, तो इन तमाम बातों के बारे में भी यहाँ पे लिखा जाएगा। तो अगर आप देखें, तीन चीजें हैं, नंबर वन स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ कंपनी, नंबर टू बिजनेस प्लान, और नंबर थ्री बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द कंपनी आइंदा के लिए। तो इन तीनों टॉपिक्स के ऊपर भी जरा ब्रीफली बात की जाएगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के अंदर। जी जरा बता दें, ये पैराग्राफ समझ आ गया बच्चों? अच्छा, आगे चलते हैं। रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स। अब स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट भी प्रिपेयर की जाएगी। आप पूछेंगे जी वो किसकी रिपोर्ट है? स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ एक और रिपोर्ट अटैच की जा रही है। कंपनी का मतलब अटैच, वो कौन सी रिपोर्ट है, उसका क्या नाम है? तो वो है जी ऑडिटर्स रिपोर्ट। और जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करनी है, कंपनी के ऑडिटर्स ने। अच्छा, ऑडिटर्स ने इस रिपोर्ट में किस चीज को एड्रेस करना है? तो वो कहते हैं एज टू द करेक्टनेस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स, रिसीट ऑफ कैश, जितनी भी रिसीट्स हुई और जो पेमेंट्स की गई, इनकी करेक्टनेस के बारे में ऑडिटर्स ने अपनी राय देनी है, ठीक है। तो ये जो ऑडिट रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर्स है, ये अटैच्ड होगी स्टैट्यूटरी रिपोर्ट के साथ। ओके जी, ये पॉइंट समझ आया? अच्छा, इसके बाद है सर्टिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन। स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को सर्टिफाई कौन करेगा, तस्दीक कौन करेगा, दस्तखत किसके होंगे? तो चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एटलीस्ट वन डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये दो बंदे सर्टिफाई करेंगे स्टैट्यूटरी रिपोर्ट को। और इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी की अगर स्टैट्यूटरी रिपोर्ट है तो फिर एक थर्ड बंदा भी है, वो है सीएफओ कंपनी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इसके भी साइन होंगे, ठीक है। फाइलिंग विद रजिस्ट्रार,
कहते हैं कि डायरेक्टर्स की ये जिम्मेदारी है कि स्टैट्यूटरी रिपोर्ट और रिपोर्ट ऑफ द ऑडिटर्स को डिलीवर किया जाए रजिस्ट्रार को फॉर द पर्पस ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो डायरेक्टर्स कॉपी भेजेंगे रजिस्ट्रार को इन दोनों रिपोर्ट्स की, ठीक है, ताकि रजिस्ट्रार अपने रिकॉर्ड में भी ये रखे। और ये काम कब करना है जी? कहते हैं जब मेंबर्स को ये रिपोर्ट भेजी गई थी ना, उसी के साथ ही, फोर्थ विद का मतलब होता है साथ ही। और मेंबर्स को ये रिपोर्ट कब भेजनी होती है, अभी पिछले पेज के ऊपर आपको बता चुका हूं। पता नहीं किस किस को याद है आप लोगों में से, बता दीजिए, याद है बच्चों? हेलो जी, शाबाश, ओके, चलिए गुड हो गया जी। इसके बाद है फाइलिंग विद रजिस्ट्रार के बाद लिस्ट ऑफ मेंबर्स एट मीटिंग। अच्छा, वन सेकेंड, एक और रिक्वायरमेंट है डायरेक्टर्स के लिए, इनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी है कि ये एक लिस्ट जो है वो जनरल इस मीटिंग में, स्टैट्यूटरी मीटिंग में मेंटेन करें। किसकी लिस्ट? लिस्ट showing the names, occupations, nationality and addresses of the members of the company। और इन शेयर होल्डर्स में से, इन मेंबर्स में से किस किस के पास कितने कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ होगा। और ये जो लिस्ट है ये कब प्रोड्यूस की जानी है? एट द कमेंसमेंट ऑफ द मीटिंग। और ये रिमेन ओपन और एक्सेसिबल टू एनी मेंबर ऑफ द कंपनी जब तक मीटिंग जारी है। उस वक्त तक ये जो लिस्ट है वहां मौजूद रहेगी, ओपन रहेगी, और कोई भी मेंबर अगर देखना चाहे, पढ़ना चाहे तो ये एक्सेसिबल रहेगी। इसके बाद डिस्कशन एट मीटिंग। कहते हैं जो कंपनी के मेंबर्स हैं वो जो वहां मौजूद है मीटिंग के दौरान, उन्हें बिल्कुल लिबर्टी या आजादी या फ्रीडम है कि वो कोई भी मैटर यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं रिलेटिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ऐसा कोई भी मैटर वो डिस्कस कर सकते हैं मीटिंग के दौरान। और इवन स्टैट्यूटरी मीटिंग से अगर कोई रिलेटेड कोई मैटर है वो भी यहाँ पे डिस्कस हो सकता है, ठीक है। तो चाहे उस मैटर के बारे में पहले से नोटिस दिया गया था या नहीं दिया गया था, कोई इससे फर्क नहीं पड़ता। तो डिस्कशन हो सकती है मैटर के बारे में, लेकिन अब जरा ये देखिएगा, लेकिन कोई ऐसी रेजोल्यूशन नहीं पास हो सकती स्टैट्यूटरी मीटिंग में कि जिस रेजोल्यूशन का नोटिस पहले से ना दिया गया। अब आप पूछेंगे साहब इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है, आमतौर पे जब हम नोटिस भेजते हैं मेंबर्स को, मीटिंग का नोटिस, तो उस नोटिस में डेट ऑफ मीटिंग, टाइम ऑफ मीटिंग, प्लेस ऑफ मीटिंग, एजेंडा ऑफ मीटिंग, ये तमाम बातें तो लिखी होती ही हैं। लेकिन अगर इस मीटिंग में कोई करारदाद वगैरह पास करवानी हो तो उसके बारे में भी लिखा हुआ होना जरूरी है नोटिस के अंदर, ठीक है। तो इस स्टैट्यूटरी मीटिंग का भी तो नोटिस 21 दिन पहले कम से कम भेजा गया था ना। तो अगर तो उस नोटिस में रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया था कि जी स्टैट्यूटरी मीटिंग में इस मौजू पे, इस टॉपिक पे रेजोल्यूशन पेश की जानी है और पास करवानी है, तो उस टॉपिक पे तो रेजोल्यूशन फिर पेश की जा सकती है। लेकिन अगर किसी टॉपिक के बारे में पहले से नहीं बताया गया था नोटिस में कि जी इसके बारे में रेजोल्यूशन पेश होनी है, तो फिर वो रेजोल्यूशन पास भी नहीं हो सकती। जी जरा बता दीजिए, ये बात आपको समझ आ गई सारी की सारी इस पैराग्राफ में जो बात लिखी हुई है बच्चों? ओके, आगे चले। एडजर्नमेंट।
मतलब पोस्टपोन कर देना, मुलतवी कर देना। ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग है ये फ्रॉम टाइम टू टाइम एडजर्न की जा सकती है, पोस्टपोन मुलतवी की जा सकती है, ठीक है। और एडजर्न्ड मीटिंग में भी रेजोल्यूशन पेश हो सकती है, लेकिन इसके लिए एक उसूल याद रखिएगा। अच्छा, हम फर्ज करते हैं यकम तारीख को स्टैट्यूटरी मीटिंग होल्ड हो रही थी, यकम को, लेकिन इसको एडजर्न कर दिया गया 7th डेट को, तो इसको हम कहेंगे ओरिजिनल मीटिंग, इसको कहेंगे एडजर्न्ड मीटिंग। अब एडजर्न्ड मीटिंग में अगर कोई रेजोल्यूशन पेश करनी हो तो उसके लिए जरूरी है कि इस रेजोल्यूशन के बारे में पहले से नोटिस दिया गया हो। अब वो नोटिस या तो ओरिजिनल मीटिंग से पहले दिया गया था या एडजर्न्ड मीटिंग से पहले वो नोटिस दिया गया हो कि जी इस मीटिंग में फलां मौजू टॉपिक के ऊपर रेजोल्यूशन पेश की जानी है, तो पहले नोटिस दिया जाना जरूरी होता है रेजोल्यूशन का। जी बताइए, समझ आई? यार ये जरा बता दें, जो भी आपको पॉइंट बताया ये समझ आ गया? ओके। इसके बाद कहता है कि एडजर्न मीटिंग में भी वही पावर्स हैं जो ओरिजिनल मीटिंग की पावर्स हैं। मतलब किसी के ज़हन में शायद ये गलतफहमी आ सकती है कि जी हो सकता है कि ओरिजिनल मीटिंग की पावर्स और इख्तियारात शायद ज्यादा होते हैं और उसमें होने वाले फैसलों की शायद अहमियत ज्यादा होती है, और शायद एडजर्न मीटिंग की पावर्स कम होती। ऐसी बात नहीं है। ये देखिए वाज़ेह तौर पर उन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि एडजर्न मीटिंग शैल हैव द सेम पावर्स एज एन ओरिजिनल मीटिंग, ठीक है। ये है जी हमारा आज का टॉपिक, जो यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।